तो चलिए एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है भारत की एनर्जी लाइफलाइन की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से होकर गुजर रही थी। ये कहानी है बड़े बड़े जहाज़ों की, ऊंची कूटनीति की और एक ऐसे गहरे राज की जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी चक्कर में डाल दिया था। 90,000 टन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 90,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा एलपीजी थी जो हर खतरे को पार करके सुरक्षित भारत पहुंची। ये इतनी एनर्जी है कि हमारे देश की एक दिन की जरूरत पूरी हो सकती है, जहां हर रोज करीब करीब 70 लाख सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी राहत की सांस थी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पहले हीरो से, एलपीजी टैंकर शिवालिक। इसने अकेले ही फारस की खाड़ी के उस तनाव भरे पानी को चीरते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी उठाई और सीधा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचाया। यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिर सीन में एंट्री लेता है दूसरा जहाज, नंदा देवी। ये अपने साथ 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जामनगर के वाडीनार पहुंचा। इन दोनों जहाज़ों ने मिलकर भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को एक बहुत ही ज़रूरी सहारा दिया, वो भी तब जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर जैसा मैंने कहा, ये सफ़र कोई आसान नहीं था। ये दोनों टैंकर होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरे हैं, एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता जो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब पूरी दुनिया में टेंशन अपने चरम पर थी और तेल के दाम तो मानो आसमान फाड़ रहे थे। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसने दुनिया भर की मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जैसे तूफान ला दिया। जब दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां उस रास्ते पर जाने से कतरा रही थीं, तो भारत के ये दो टैंकर आखिर वहां से सुरक्षित निकल कैसे आए? ये सवाल हमें इस कहानी के असली राज की तरफ ले जाता है। क्या ये भारत की जबरदस्त कूटनीति का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट डील हुई थी, कुछ ऐसा जो दुनिया की नजरों से छिपाया जा रहा था? बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक ऐसी खबर आई जो किसी धमाके से कम नहीं थी। रॉयटर्स ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि ये एक जहाज के बदले जहाज का सौदा था। और बस इस एक खबर ने भारत की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। तो कौन से थे वो 3 जहाज? ये थे स्टेलर रूबी, एसफाल्ट स्टार और अल जफरिया। दावा यह किया गया कि भारत ने इन्हीं 3 जहाज़ों को छोड़ने का वादा किया था अपने टैंकरों के सेफ पैसेज के बदले में, और इन जहाज़ों को भारत ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ही जब्त किया हुआ था। लेकिन जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, कहानी ने एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अब हम उस सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरी सीक्रेट डील वाली थ्योरी को जड़ से हिलाकर रख देती है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझना होगा, शैडो फ्लीट। ये समझिए कि ये उन जहाज़ों का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो दुनिया के ऑफिशियल रडार से बचकर काम करते हैं, ताकि ईरान जैसे देशों पर लगे बैन को चकमा दिया जा सके। तो चलिए अब अफवाह और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। असल में जिन जहाज़ों को जब्त किया गया था वो ईरान के सरकारी जहाज थे ही नहीं, वो तो एक प्राइवेट शैडो फ्लीट का हिस्सा थे जिसे चलाने वाला मैनेजर भी एक भारतीय नागरिक था। और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि भारत और ईरान दोनों देशों की सरकारों ने किसी भी तरह की डील होने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सीक्रेट डील नहीं हुई थी, कोई जहाज के बदले जहाज का सौदा नहीं हुआ था, तो फिर भारत ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? आखिर इन टैंकरों की सुरक्षा पक्की कैसे हुई? इसका जवाब है भारत की स्मार्ट दो तरफा रणनीति में। देखिए, एक तरफ तो हमारी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने युद्धपोतों को वहां तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह के समुद्री खतरे से निपटा जा सके। और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर्दे के पीछे से सीधे ईरान के साथ हाई लेवल बातचीत कर रहे थे। और ये बात सिर्फ अटकलें नहीं है, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने शब्दों में ये साफ कर दिया था कि भारत का ईरान से बात करना कोई अनोखी बात नहीं थी, बल्कि ये तनावों को कम करने के लिए जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहा था, भारत उसी का एक अहम हिस्सा था। आइए अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये मामला सिर्फ 2 जहाज़ों या तेल का नहीं था, ये तो एक ग्लोबल चेसबोर्ड था, एक वैश्विक शतरंज की बिसात जिसमें दुनिया की कई बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चल रही थीं और अपनी अपनी चालें सोच रही थीं।
इस खेल में हर खिलाड़ी का अपना एक रोल था। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा था, अमेरिका और ईरान के बीच एक महीन संतुलन साधते हुए। ईरान हुर्मुज पर अपना कंट्रोल दिखाकर अमेरिकी दबाव को चैलेंज कर रहा था। वहीं अमेरिका अपने नेटो सहयोगियों से थोड़ा निराश था, और फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश भारत की तरफ एक उम्मीद से देख रहे थे कि शायद वो इस तनाव को कम करने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये घटना किसी सीक्रेट बैकडोर डील की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और उसके रणनीतिक कौशल का एक शानदार प्रदर्शन था। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ तनाव बढ़ रहा है, क्या स्वतंत्र रूप से अपनी कूटनीति चलाना ही आगे बढ़ने का और जीतने का एकमात्र रास्ता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।